बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करियर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, यानी कि जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा। बीए बीएससी बीकॉम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर। 6 सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है। तो अगर आप बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, बीएससी एजी कर रहे हैं, बीएससी होम साइंस, तो आप सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी जो है इसी तरीके से श्रृंखला चलती रहेगी और भी वीडियोज इसकी आएंगी। तो 6 सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है को करिकुलर परीक्षाओं के लिए, खास करके को करिकुलर कोर्स के रूप में 6 सेमेस्टर में आपको संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास यानी कि कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना होता है। आइए हम तीव्र गति से बिना समय गंवाए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कार्य संरचना के आधार पर निर्मित समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो कार्य संरचना के आधार पर निर्मित समूह जो होता है वो औपचारिक समूह कहलाता है। औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल ग्रुप, जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मल ग्रुप। जैसे आप लोग कपड़ा पहनते तो एक होता है जीन्स वाला पैंट, एक होता है फॉर्मल पैंट। तो फॉर्मल माने होता है औपचारिक पैंट। औपचारिक मतलब जैसे कि आप उसको पहन करके स्कूल कॉलेज जा सकते हैं। फॉर्मल पैंट पहन को आप साक्षात्कार मतलब उस पैंट को पहन करके देने जा सकते हैं। साक्षात्कार माने होता है इंटरव्यू देने जा सकते हैं, ठीक है। तो औपचारिक समूह होता है कार्य संरचना के आधार पर जो निर्मित समूह होता है किसी कार्य को करने के लिए। औपचारिक समूह होता है। औपचारिक समूह एक नियमबद्ध तरीके से एक सिस्टमेटिकल वे में चल करके काम करता है। और अनौपचारिक समूह जो होता है ऐसे एकदम से बन जाता है, ऐसे कुछ भी करने के लिए एक समूह बन गया, जैसे लड़कों का संगठन हो गया, ऐसे वैसे बन गया, कोई नियम कायदा नहीं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगला प्रश्न है, समस्याओं के समाधान का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? समूह विचार विमर्श किया जाए या सभा करी जाए, सभा नहीं, हड़ताल भी नहीं, साक्षात्कार भी समस्याओं के समाधान का सबसे तरीका नहीं होता है। किसी भी समस्याओं के समाधान का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है समूह विचार विमर्श किया जाए। समूह विचार विमर्श करने से क्या होता है कि कई लोग होते हैं और अपने अपने राय रखते हैं और अपनी अपनी विचारधारा के माध्यम से अपनी अपनी एक प्रकार से जो समाधान होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं। इससे कोई ना कोई तो बढ़िया समाधान दे ही देगा। अगला प्रश्न, जब प्रश्नों की एक नियत सूची समान क्रम में सभी प्रतिभागियों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो जब प्रश्नों की एक नियत सूची समान क्रम में सभी प्रतिभागियों को दी जाती है तो उसको संरचित साक्षात्कार बोलते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों के कारण अंतर्वीक्षा में त्रुटि आ सकती है। अंतर्वीक्षा में त्रुटि आ सकती है किन कारणों के कारण भाई? देखें, तो इनमें से कौन सा कारक आपका होगा? देखें, इनमें से ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर ऑप्शन ये दिया गया है और बाकी ये आपको दिया गया। इनमें से आपको छांटना है कि कौन सी कारण से, किस कारणों से अंतर्वीक्षा में त्रुटि आ सकती है। तो देखिए, उत्तरों को सटीक तौर पर दर्ज करने में विफलता अगर आई तो भी त्रुटि आ गई, यानी ये सही है। प्रत्यार्थियों के प्रत्युत्तर को प्रभावित करना, ये भी त्रुटि में एक प्रकार से, अगर प्रत्युत्तर को प्रभावित करना, ये भी एक अंतर्वीक्षा में त्रुटि आ सकती है। इसके अलावा साक्षात्कार देने वाला अगर बुद्धिमान होगा तो इससे त्रुटि नहीं उत्पन्न होगी, ठीक है। साक्षात्कार लेने वाला प्रश्नों की अच्छी तरह व्याख्या करने में समर्थ हो तो भी नहीं होगा, ठीक है। साक्षात्कार के लिए उपयुक्त माहौल बनाने में अगर विफल हो जाओगे तो भी एक प्रकार से त्रुटि आ सकती है। यानी इसका पहला, दूसरा और पांचवा इसका करेक्ट होगा। तो पहला, दूसरा, पांचवा ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, सुव्यवस्थित सलाह मतलब साक्षात्कार के लिए प्रश्न तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन से उपयोगी संकेत हैं? इनमें से फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सुव्यवस्थित साक्षात्कार के लिए प्रश्न तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन से उपयोगी संकेत हैं? इनमें से तो उपयोगी संकेत की अगर बात की जाए, देखें, प्रारंभिक प्रश्न मनोहर और रुचिकर होने चाहिए, ये उपयोगी संकेत नहीं है, ठीक है, कि रुचिकर हो, मनोहर हो, ये कोई उपयोगी संकेत नहीं है, तो ये गलत हो गया। प्रारंभिक प्रश्न शोध विषय से संबंधित होने चाहिए, बिल्कुल शोध विषय से रिलेटेड होने चाहिए, तो यानी कि दूसरा इसमें सही है। तो पहला आपका नहीं है, ये गलत हो गया। तो आप देखें पहला किसमें है। पहला इसमें दिया गया तो ये भी गलत है, पहला इसमें भी दिया गया तो ये भी गलत है, और पहला इसमें भी दिया गया ये भी गलत है। आपका क्लियर होगा कि भाई यही वाला सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे पढ़ लेते हैं। यदि प्रश्न सूची लंबी हो तो प्रश्नों को समूहबद्ध किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सामान्य प्रश्न विशेष तौर पर सामान्य प्रश्न विशेष प्रश्नों से पूर्व होने चाहिए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है।
5वीं दी है कि साक्षात्कार देने वाले के उत्तरों की सत्यता को परखने के लिए व्यक्तिगत प्रश्नों को बार बार दोहराएं। ऐसा जरूरी नहीं, ये भी गलत है। यानी इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा करेक्ट आंसर था, तो इसमें दिया है दूसरा, तीसरा, चौथा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे संरचित साक्षात्कार के लाभ हैं। संरचित साक्षात्कार के क्या लाभ है भाई? संरचित साक्षात्कार का क्या लाभ होता है? देखिए, संरचित साक्षात्कार के अगर लाभ की बात की जाए, देखिए सीमित संख्या में विकल्प प्रदान करता है, जिससे सामान्यीकरण की संभावना कम हो जाती है। ये इसका लाभ नहीं होता है, तो ये पहला वाला गलत हो गया। अब देखिए, जिसमें जिसमें पहला हो तो आपका वैसे गलत हो गया। पहला आपका चौथे में तो ये गलत हो गया, और पहला इसमें है ए वाले में, तो ये गलत हो गया। अब बचा 2 ऑप्शन, आगे पढ़ते हैं। प्रश्नों को मानकीकृत कर देना चाहिए। बिल्कुल, प्रश्नों को मानकीकृत करना चाहिए, ये मतलब कर देता है, प्रश्नों को मानकीकृत कर देता है संरचित साक्षात्कार, बिल्कुल। यानी दूसरा सही होगा। दूसरा किसमें है? दूसरा इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा इसमें है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देख लो, देखिए तीसरा क्या सही है? कभी मतलब काफी हद तक सटीकता संभव हो पाती है संरचित साक्षर से, बिल्कुल हो पाती है, भी सही है। इसके अलावा आवश्यकताओं पर आधारित होता है, बिल्कुल आवश्यकताओं पर आधारित होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कठिन मानकीकरण के कारण से गलत व्याख्या की संभावना हो जाती, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी कि इसका दूसरा, तीसरा, चौथा सही था, ये भी, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उपभोक्ता साक्षात्कार में निम्नलिखित में से कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं? बताएं। उपभोक्ता साक्षात्कार में निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? तो फटाफट से आप बताएंगे कौन समस्या हो सकती है। एक गैर यादृच्छिक नमूना, ये एक समस्या हो सकती है। पहचान की समस्या नहीं, उपभोक्ता साक्षात्कार में पहचान की समस्या उतनी ज़्यादा फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह, ये भी ठीक है। यानी कि ये और ये समस्या उत्पन्न कर सकती है, समस्याएं हो सकती हैं उपभोक्ता साक्षात्कार में। प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह और एक गैर यादृच्छिक नमूना, तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि यदि आप लिंक्डइन पर किसी नौकरी की पोस्ट देखते हैं जिसमें आपकी काफ़ी रुचि है, तो अपनी रुचि व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो अपनी रुचि व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका इनमें से क्या है? सीधे जॉब के पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें, नहीं। नियुक्ति प्रबंधक को कनेक्शन अनुरोध भेजें, हाँ, नहीं करना चाहिए। रुचि दिखाने के लिए पोस्ट को लाइक करें, ऐसा भी नहीं। अपनी रुचि और योग्यता मतलब कि व्यक्त करते हुए आप उस पोस्ट पर टिप्पणी कर दें, यानी कमेंट कर दें, बिल्कुल, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस प्रकार की समूह चर्चा का उद्देश्य विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाना तथा आम सहमति पहुंचाना है? बताएं। तो ये होता है समूह समस्या समाधान। जो समूह चर्चा होती है, इसका उद्देश्य होता है तमाम प्रकार के दृष्टिकोणों का पता लगाया जाए और सहमति पहुंचाई जाए, सहमति मिले, सहमति दिलाई जाए। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की समूह चर्चा किसी विषय के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने पर केंद्रित होती है? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। किस प्रकार की समूह चर्चा किसी विषय के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने पर केंद्रित करती है? तो होती है संगोष्ठी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। एक संगोष्ठी में सामान्यता शामिल होता है, एक संगोष्ठी में सामान्यता शामिल होता है क्या? एक एकल वक्ता जो किसी विषय को प्रस्तुत करता है वो शामिल होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फिश बाउल चर्चा में शामिल है। फिश बाउल चर्चा में क्या शामिल है? प्रतिभागी एक घेरे में बैठकर किसी विषय पर चर्चा करते हैं, वो होता है फिश बाउल चर्चा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समूह चर्चा में पहला चरण क्या है? समूह चर्चा में पहला चरण होता है दूसरे के दृष्टिकोण को सुनना। ऑप्शन नंबर एन, दूसरा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको सुनना समूह चर्चा का पहला चरण होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, समूह चर्चा में आइस ब्रेकर की क्या भूमिका होती है? समूह चर्चा में आइस ब्रेकर की भूमिका होती है मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य है आपसी निर्णय या समाधान पर पहुंचना। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समूह चर्चा में प्रतिभागियों का मूल्यांकन निम्न आधार पर किया जा सकता है या किया जाता है। तो उनके सुनने का कौशल और उनकी भागीदारी कितनी रही है। समूह चर्चा में प्रतिभागियों का मूल्यांकन उनकी भागीदारी और उनके सुनने का जो कौशल है, स्किल, यानी कितना अच्छे वो श्रोता हैं, तो उन पर डिपेंड करता है। एक अच्छा वक्ता जो होता है, एक अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। अगर आप केवल बोलना जानते हैं तो आप बड़े मूर्ख आदमी हैं, ठीक है। अगर आप सुनना नहीं जानते हैं, ठीक है, तो बड़े मूर्ख आदमी हैं। आपको बता दूं, अगर बोलना और सुनना दोनों आपको उचित मात्रा में आ रहा है तब तो आप बढ़िया हो, लेकिन अगर अपने बतिया रे ले रहा बो, दूसरे की बात सुनबे न करबो, तो आप मूर्ख आदमी हो, डल हो एकदम से, ठीक है। यानी जरूरी क्या है, एक अच्छे वक्ता होने के साथ साथ एक अच्छा श्रोता भी बना जाए।
यानी अगर हमने कोई पॉइंट आपको बताया तो आपकी पॉइंट को भी हमको सुनना चाहिए। जब तक आप दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं जानेंगे, सुनेंगे नहीं, तब तक आप सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे। जैसे कि पति पत्नी में लोग झगड़ा करते हैं, क्यों करते हैं झगड़ा? झगड़ा करने का मेन कारण ये होता है कि लोग अपनी फीलिंग्स को समझ लेते हैं, दूसरे की फीलिंग को नहीं समझते हैं। अगर जिस दिन आप दूसरे की फीलिंग को समझने लगेंगे, झगड़ा होना बंद हो जाएगा। एक दूसरे की फीलिंग को समझो, यानी कि अगर मैं अपनी पत्नी के जगह पर होता तो मैं क्या करता, आप उस दौरान सोचो कि मैं अगर मेरी पत्नी होता तो मैं क्या करता। ऐसे आप सोचो कि अगर पत्नी सोचे कि मैं अगर पति की जगह पर होती तो क्या करती, मतलब इस सिचुएशन में तो देखेंगे दोनों लगभग वही करते जो उसने किया। तो एक प्रकार से क्या होगा, तब उनको लगेगा कि भाई हाँ ये ऐसा कर सकता है, रिएक्शन ऐसा आ सकता है इसका, चूंकि ये दिन भर मेहनत करता है खेतों में जा करके। ठीक है, पत्नी का रिएक्शन इस तरीके से क्या है, चूंकि दिन भर जो है लड़कों का खिलाना हो गया, खाना पानी बनाना हो गया, फलाने पहुंचे तो उन्होंने पानी दिए खे, बप्पा पहुंचे अम्मा सबका पानी दे, सबका सेवा करे खे, सवेरे 4 बजे से उठ के लेके खरहारा लेके पूरा घर बहारो, पोछा लगाओ। तो ये सब एक प्रकार से क्या है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो तनी तनी बातों में गुस्सा आती, थोड़ी थोड़ी बातों में, तो ये सब एक प्रकार से समझना पड़ता है। तो आपकी लाइफ के लिए मैंने बता दिया ताकि आप लोगों की शादी होने वाली, चूंकि बीए वगैरह आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बीए कंप्लीट होने के बाद में क्या नंबर आएगा, शादी होगी सीधा। कुछ लोग तो शादी हो गई होगी, तो इसके बाद शादी होगी, तो शादी में सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आजकल की शादियां बहुत टूट रही हैं, मैं देखता हूँ इधर उधर, तो बहुत टूट रही हैं, तलाक वलाक खूब जोरों पर है इस समय। ठीक है, विवाह विच्छेद जिसको आप बोलते हैं। तो भैया सामंजस्य स्थापित करें, सुनने का कौशल और उसकी भागीदारी पर समूह चर्चा में प्रतिभागियों का मूल्यांकन निर्भर करता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कौशल है? समूह चर्चा में जो है प्रमुख कौशल कौन सा है? एक अशाब्दिक संप्रेषण जो होता है सबसे जबरदस्त कौशल माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस प्रकार की समूह चर्चा में प्रतिभागी अपने व्यक्तिगत अनुभव एवं राय साझा करते हैं? बताएं, किस प्रकार की समूह चर्चा में प्रतिभागी अपने व्यक्तिगत राय और व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं? तो मस्तिष्क उद्वेलन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक पैनल चर्चा में प्रतिभागी जो होते हैं किसी विशिष्ट विषय पर अपने विचारों को साझा करते हैं, शेयर करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रवण के सिद्धांत हैं, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। श्रवण के सिद्धांत हैं, कौन से सिद्धांत है भाई? श्रवण का सिद्धांत है इनमें से अस्पष्टता, संक्षिप्तता और विचारणीयता, ये तीनों जो है श्रवण के सिद्धांत। श्रवण माने सुनने के। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, श्रवणता को प्रभावी बनाने के तरीके हैं, बताएं। श्रवणता को प्रभावी बनाने के तरीके, देखिए, धैर्यवान बने, श्रवणता के समय बोलना बंद करें, यानी जब आप सुन रहे हो तो उस समय केवल सुने, बोले ना। ठीक है, संप्रेषक को सुने और अपने फैसले ना दें उस समय, आप उसको सुन लें, उसके बाद में फिर उस पर चर्चा करें। डी ऑप्शन इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई कांटेक्ट बना रहे लगातार, आप आंखों में आंखें मिला करके बात करें। अगला प्रश्न, जो संदेश संचारित किया गया है उसे आत्मसात कर लेने की प्रक्रिया ही श्रवण कहलाती है, यह कथन किसका है? तो जो संदेश संचारित किया गया है उसे आत्मसात कर लेने की प्रक्रिया ही श्रवण कहलाती है, यह कथन मित्तल और गर्ग का है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रभावी श्रवणता के अवरोधक हो तत्व हैं। प्रभावी श्रवणता के अवरोधक यानी प्रभावी सुनने में या इफेक्टिव लिसनिंग में क्या तत्व अवरोध उत्पन्न करते हैं? तो संक्षिप्तता जो होती है, सॉरी एक मिनट, क्या अवरोधक है? अवरोधक तत्व कौन से हैं, फटाफट से आप बताएंगे। अवरोधक तत्व हैं, देखिए, संचार का अधिक भार, अहंकार भावना और दुराग्रह, ये सब प्रभावी श्रवणता के अवरोधक तत्व हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रभावी श्रवणता का अवरोधक तत्व नहीं है इनमें से, देखें, सुनने में समस्या या अवरोधक तत्व है। ठीक है, सांस्कृतिक मतभेद भी एक प्रकार से प्रभावी श्रवणता का एक प्रकार से अवरोधक तत्व है। प्रशिक्षण की कमी भी है, संक्षिप्तता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, प्रभावी श्रवण का तत्व है इनमें से। प्रभावी श्रवण का तत्व में आपका देखेंगे खुले दिमाग से काम लेना, ध्यान केंद्रित करना और वक्ता के हाव भाव को समझना, ये सभी होता है। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी श्रवणता का अवरोधक तत्व है। प्रभावी श्रवणता का अवरोधक तत्व है समय पूर्व मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा श्रवण तत्व नहीं है? श्रवण तत्व इनमें से अनुमान लगाना नहीं होता है, बाकी व्याख्या करना, निस्पंदन और सुनना, ये सब श्रवण तत्व का तत्व होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा श्रवण प्रक्रिया का एक चरण नहीं है?
श्रवण प्रक्रिया का एक चरण क्या नहीं है? गलत व्याख्या करना, ये नहीं है। बाकी संवेदन, मूल्यांकन करना और प्रतिक्रिया करना, ये सब श्रवण प्रक्रिया के चरण हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न है कि इनमें से कौन सा श्रवण, बताएं, इनमें से कौन सा श्रवण की प्रक्रिया का पहला चरण है? बताएं, इनमें से कौन सा श्रवण की प्रक्रिया का पहला चरण है? तो संवेदन पहला चरण है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा श्रवण का प्रकार नहीं है? श्रवण का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं भैया? संगीत श्रवण ये श्रवण का प्रकार नहीं है। बाकी सक्रिय श्रवण, व्यापक श्रवण और भेदभावपूर्ण श्रवण, ये सब एक प्रकार से श्रवण के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन से, कुशल श्रोता इनमें से किस प्रकार के श्रवण का अनुसरण करते हैं? जो कुशल श्रोता होते हैं, अच्छे श्रोता होते हैं, वो मूल्यांकनात्मक श्रवण का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रवण तब होता है जब आपसे जो कहा जा रहा है उसे आगे जाते हैं, उससे आगे जाते हैं, और जो नहीं कहा जा रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब आपसे कुछ जो कहा जा रहा है उससे आगे आप सोच लेते हैं कि भाई एकदम समझ रहे हैं, तो वो होता है गहन श्रवण। ठीक है, गहन श्रवण तब होता है जब आपसे जो कहा जा रहा है उससे आगे आप जाते हैं, और जो नहीं कहा जा रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अच्छी श्रवण की प्रक्रिया के 4 आवश्यक तत्व। अच्छी श्रवण प्रक्रिया के 4 आवश्यक तत्व है। पहली बात तो ध्यान दें, दूसरी बात सुने, तीसरी बात समझें उसको, फिर उसके बाद में याद रखें। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, श्रवण है, श्रवण क्या है भैया? श्रवण एक कौशल है, एक स्किल है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। एक सहानुभूतिपूर्ण श्रोता के रूप में व्यक्ति को संदेश पर निम्नलिखित दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। बताएं, तो वक्ता पर। ठीक है, एक सहानुभूति श्रोता के रूप में व्यक्ति को संदेश पर जो है वक्ता के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए कि भाई वक्ता का जो माइंडसेट है या पॉइंट ऑफ व्यू वक्ता का कैसा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, जब श्रोता आंशिक रूप से काल्पनिक विचारक होता है तो श्रवण होता है। तो जब श्रोता आंशिक रूप से काल्पनिक विचारक होता है तो श्रवण बाधित होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी। कल्पना करने लगोगे, आप सोचने लगोगे कि जब कोई बातचीत कर रहा होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी आपको बता दूं, और भी मॉडल पेपर जो है हमारे दूसरे चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा शुक्ला स्टडी पॉइंट पर तो आपको मिल ही जाएंगे। बाकी एक चैनल मैंने सेपरेटली इसी के लिए बना दिया है, को करिकुलर परीक्षाओं के लिए। उस चैनल का नाम है को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। ठीक है, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे। ठीक है, तो उस चैनल पर आपको मतलब कि ये कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 2-3 विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिए हैं मैंने, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। इसके अलावा वहाँ पर केवल को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी ही करवाई जाती है, तो आप वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, मॉडल पेपर देखेंगे, महासंग्राम वीडियोस देखेंगे। तो आप प्लीज़ जा करके उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जो वीडियोस अपलोडेड हैं उन सभी वीडियोस को देख लें। परीक्षा में आप 100% करके आओगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप देखेंगे। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व को माना जाता है, बताएं, व्यक्तित्व को क्या माना जाता है भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व को जो है अल्पावधि एवं आसानी से बदला जाने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यक्तित्व को दीर्घकालिक, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व को दीर्घकालिक, स्थिर और आसानी से नहीं बदला जाने वाला माना जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न, लंबे समय से चले आ रहे लक्षण एवं प्रतिमान जो व्यक्तियों को लगातार सोचने, महसूस करने और विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसको किसके रूप में जाना जाता है? तो उसको व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जो है जो मतलब व्यक्तित्व के पहले व्यापक सिद्धांत का श्रेय किसको दिया जाता है? बताएं, तो सिगमंड फ्रायड को व्यक्तित्व के पहले व्यापक सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व गुण एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो समाज केंद्रिता जो एक प्रकार से है, वो एक प्रकार से बहिर्मुखी व्यक्तित्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व वाले होते हैं वो आत्म केंद्रिता उनमें होती है, शर्मीलापन होता है, अलगाव होता है, समाज में जल्दी निकलते नहीं हैं। लेकिन जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं वो समाज में एक प्रकार से जाते, समाज से में हंसते बैठते हैं, उठते बैठते हैं। ठीक है, और किम्बल मतलब कि कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के प्रकार को बांटा है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेसमर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो क्रेसमर के द्वारा दिया गया जो व्यक्तित्व का प्रकार है उसमें पिकनिक, एस्थेनिक और एथलेटिक ये सब शामिल हैं, जबकि एस्थेटिक नहीं शामिल है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व को मापने का विषयगत मूल्यांकन परीक्षण जिसको टीएटी बोलते हैं एक है, बताएं।
तो व्यक्तित्व को मापने का विषयगत मूल्यांकन परीक्षण, जिसको टीएटी बोलते हैं, थियोमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, टीएटी को। टीएटी की बात की है तो टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण जो है इसको मार्गन और मोरे ने दिया था। सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण जो है वो लियोपोल्ड बेलेक ने दिया था। 3 से लेकर के 11 साल के बच्चों के लिए सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है, और जो है 13 साल से ऊपर के बच्चों के लिए टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व मापन का किसने दिया है? हरमन रोसा ने दिया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है व्यक्तित्व मापन का? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता रहता है और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अच्छा बताएं, 16 व्यक्तित्व कारक किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो रेमंड कैटल के द्वारा। ये बात भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। तो बताएं, तो ये प्रक्षेपी तकनीक है व्यक्तित्व को मापने की, ठीक है। व्यक्तित्व मापन मतलब व्यक्तित्व को मापने का विषयगत मूल्यांकन परीक्षण टीएटी जो है वो एक प्रक्षेपी तकनीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का एक प्रक्षेपी एक प्रकार से प्रक्षेपी परीक्षण है? तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो होता है ये आपका प्रक्षेपी टेक्निक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्रेसमर ने कितने व्यक्तित्व प्रकारों का उल्लेख किया है? क्रेसमर ने कितने व्यक्तित्व प्रकारों का उल्लेख किया है? 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। व्यक्तित्व माप की बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसको आप सीएटी बोलते हैं, किसके द्वारा दी गई है ये विधि? तो ये बेलेक के द्वारा दी गई है, लियोपोल्ड बेलेक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एमएमपीआई एक परीक्षण है जिसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो जो है एमएमपीआई का फुल फॉर्म होता है मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, इसका फुल फॉर्म होता है। एमएमपीआई एक परीक्षण है जिसका प्रयोग जो है व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है, पर्सनालिटी को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व परीक्षण का उपयोग व्यक्तित्व संरचना का आकलन करने एवं भावात्मक प्रवृत्तियों का पता लगाने के लिए किया जाता है? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो रोसा इंक पॉट मतलब इंक ब्लॉट परीक्षण, जिसको आप हरमन रोसा ने दिया है इसको, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रोसा इंक ब्लॉट परीक्षण जो है ये एक प्रकार से व्यक्तित्व संरचना का आकलन करने एवं भावात्मक प्रवृत्तियों का पता लगाने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण में इसका प्रयोग करते हैं। हरमन रोसा के द्वारा दिया गया स्याही धब्बा परीक्षण, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नकारात्मक व्यक्तित्व परीक्षण है? नकारात्मक व्यक्तित्व परीक्षण में कौन शामिल है भाई? नकारात्मक व्यक्तित्व परीक्षण कौन सा इनमें से? अविश्वसनीय नकारात्मक है, बाकी उद्देश्य विचारशील और आदरणीय सब सकारात्मक व्यक्तित्व परीक्षण है। अगला प्रश्न, सकारात्मक व्यक्तित्व पर लक्षणों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? सकारात्मक व्यक्तित्व लक्षणों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इनमें से महत्वाकांक्षा शामिल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मनोविक्षुब्धता एक व्यक्तित्व लक्षण है जो निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? बताएं। मनोविक्षुब्धता एक व्यक्तित्व लक्षण है जो भावात्मक अस्थिरता की विशेषता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जो लोग सहमतता में उच्च होते हैं वे अधिक क्या होते हैं? तो जो लोग सहमतता में उच्च होते हैं वे अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सहमत होना एक व्यक्ति का गुण है जिसमें एक सहमत होना एक व्यक्तित्व का गुण है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा गुण शामिल है? बताएं। तो इनमें गुण आपका शामिल होता है परोपकारिता का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लिया, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने समझा। ये प्रश्न लगभग आपके, ठीक है, लगभग ये जो है 60-60 प्रश्न आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जान लिया, जो कि आपकी परीक्षा में 100% आने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ओके, तो इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इस BA करिकुलर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, को करिकुलर मास्टर को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शुक्ला स्टडी पॉइंट को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।